हेलो नमस्कार सभी लर्नर्स को, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं टेक्निकल परिंदा यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं, आज से शुरुआत करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजीज़ की प्रोग्रामिंग मार्कअप लैंग्वेज HTML। बहुत ही सीधी सादी सी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन हर वेब पेज वेब टेक्नोलॉजी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत दिनों से ये टेक्नोलॉजी चली आ रही है, ये मार्कअप लैंग्वेज हमारे काम आ रही है, लेकिन हम लोग इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आज से शुरुआत करेंगे मार्कअप लैंग्वेज के, लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं कि किसी भी मार्कअप लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग को करने के लिए हमें एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, और एक सबसे सिंपल एडिटर है नोटपैड, जहां हम चाहें तो HTML की कोडिंग लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम चाहें तो इसमें भी कोडिंग लिख सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट कन्वीनियंट। ये कोई आसान नहीं है बच्चों। मेरे सभी लर्नर्स को ये पता होगा कि नोटपैड में हमारे पास फीचर्स की निहायत ही कमी है, इसलिए हमें एक ऐसा एडिटर ढूंढना होगा जो हमारे HTML पेज को IDE में कन्वर्ट कर दे। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो बहुत सारे IDE हमारे आजकल चल रहे हैं, जिसमें से आपका दो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, एक सबलाइम टेक्स्ट और एक VS कोड। आज मैं अब आगे जो भी करूँ, चूँकि फीचर्स के मामले में अगर मैं कहूँ तो VS कोड सबसे अच्छा है, तो मैं भी VS कोड ही यूज़ करता हूँ और आपको ये सारी बातें बताऊँगा, वो VS कोड के आधार पर बताऊँगा। उसमें किस प्रकार से हम HTML के इन्वायरमेंट को क्रिएट करके, उससे रिलेटेड सारे इन्वायरमेंट को क्रिएट करके और एक वेबसाइट का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सारे कोड्स लिख सकते हैं, ताकि एक फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकें। उसके लिए मैं आपको VS कोड इंस्टॉल करने का सजेशन दूंगा। आप सिंपली गूगल में जाकर के टाइप करें VS कोड डाउनलोड, और आपके सामने जो फर्स्ट सर्च रिजल्ट आएगा वो VS कोड, उससे आपको वो डाउनलोड, ये फ्री वर्जन है, इसमें कोई पैसे पे नहीं करने पड़ते हैं, ये एक फ्री वर्जन है। मैं अब आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि ये VS कोड कैसा होता है। मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले से, आप चाहें तो उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम पर ये चल जाता है। इसके लिए किसी एक विशेष कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है। आपके अपने सारे सिस्टम पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, जो आपके पास भी है वो उस पर चल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है ये VS कोड एडिटर है, जिसमें कि आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के साथ साथ बहुत सारे लैंग्वेजेस में, PHP में, ASP में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसके कोड लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, जिसमें आपको क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा। मैं बेसिकली कंसंट्रेट करूँगा कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आ जाए, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके हर बात आपको बताना चालू करूँगा। तो अगर आप एक बिल्कुल ही बेसिक प्रोग्रामर हैं, जिसने अभी तक HTML के बारे में कुछ खास नहीं जाना है, तो मैं उनको सलाह दूँगा कि आप शुरुआत से हर इस सीरीज़ की हर वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि HTML जो है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंग्लिश लाइक इसके सिंटैक्सेस हैं, इसके टैग्स हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो बिल्कुल ही इंग्लिश लैंग्वेज की तरह से हैं और आपको समझ में बड़ी आसानी से आने वाले। तो जल्दी से क्या करते हैं, हम लोग एक नया, यहाँ से एक नया फोल्डर या पेज बना लेते हैं, और उस पेज को यहाँ पर एक नाम देना होता है। तो हम इसका नाम रख लेते हैं practice.html। ये याद रखिए कि किसी भी HTML पेज के लास्ट में .html देना ज़रूरी होता है, जिससे ये ब्राउज़र या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक वेब पेज है। .html एक एक्सटेंशन है, जिसके माध्यम से हम अपने सिस्टम को ये समझाते हैं कि दिस इज़ एन वेब पेज और HTML कोडेड पेज। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं, एंटर मार के। अब देखिए खूबसूरती VS कोड की क्या है। कुछ ऐसे कोड होते हैं
जो HTML में हमको हर बार लिखने पड़ते हैं, शुरुआत में और अंत में या बीच में, कुछ कोड्स जो बहुत ही नेसेसरी हो जाते हैं डिवाइस इंडिपेंडेंट बनाने के लिए या HTML को शुरू करने के लिए। तो इसमें एक खासियत ये है कि आप जैसे ही, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई पड़े, जैसे ही आप इसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे और एंटर दबाएंगे तो एक पूरा जो ज़रूरी कोड है, आवश्यक कोड है, जिसको बॉयलर प्लेट कोड भी कहा जाता है, हर डॉक्यूमेंट के लिए ज़रूरी है, वो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। और इसके टाइटल में मैं लिख देता हूँ, इसके डॉक्यूमेंट के टाइटल में मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट HTML पेज। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल उसमें ये लिख दिया है, ये टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया है। बेसिकली HTML में जो सारी मार्कअप होती है वो टैग्स के बीच में होती है। वो टैग्स दो प्रकार के होते हैं, एक इनलाइन टैग्स और एक ब्लॉक टैग्स। मैं दोनों आपको करके दिखाता हूँ। ब्लॉक टैग्स वो है जो खुलने के साथ बंद होते हैं। देखिए ये अगर मैंने लिखा P तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक ये बंद हुआ, ये खुला, यहाँ तक ये खुला और फिर ये बंद हुआ। P यानी पैराग्राफ के लिए मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा किस टैग का क्या मतलब है, क्या यूज़ है। लेकिन फ़िलहाल आप समझिए कि ये अगर मैं इसके बीच में कुछ लिख देता हूँ तो बेसिकली दिस इज़ माई पैराग्राफ, मैंने लिख दिया इसके बीच में दिस इज़ माई पैराग्राफ। तो बेसिकली मैंने इस ओपनिंग P और क्लोजिंग P के बीच में जो लिखा है वो इस टैग के दायरे में आता है। अब इसके बीच में जो भी कंटेंट है वो पैराग्राफ की तरह से ट्रीट होगा। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं वो ओपन और क्लोज दोनों एक ही तरह से होते हैं, दोनों एक ही कोड में ओपन और क्लोज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एक इमेज का जो फाइल है, मैं लिखता हूँ abc डॉट कुछ भी दे देता हूँ फ़िलहाल अभी, ये यहीं पे इस प्रकार से क्लोज हो जाएगा। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जो हमारा कोड हुआ ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा ब्लॉक टैग है और ये इनलाइन टैग है, ये इनलाइन टैग है। दोनों तरह के टैग्स हम लोग यूज़ करेंगे और धीरे धीरे उसका मीनिंग भी समझेंगे कि क्या होता है। कुछ बातें और आप जान लीजिए जो आपको शुरुआत में ज़रूरी है कि हमारे सामने जो ब्राउज़र खुला हुआ है, मैं कोई भी एक ब्राउज़र में इसको देख सकता हूँ, चाहे वो गूगल क्रोम हो या फिर मोजिला फायरफॉक्स हो या आपके मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र हो, हम उसको इस ब्राउज़र में देख सकते हैं। तो इस ब्राउज़र में ये जो आपको जहाँ पर इसका ये न्यू टैब दिख रहा है, ये टाइटल होता है। ये पूरे डॉक्यूमेंट का, वेब पेज का टाइटल यहाँ होता है। यहाँ पर आप ये जानते हैं कि ये एड्रेस बार है जहाँ पर हम किसी भी वेबसाइट या किसी पेज का एड्रेस लिखते हैं। और साथ ही आपको ये जो आपको ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है, इसको बॉडी कहा जाता है। जहाँ हमको मेन कंटेंट जो वेबसाइट के हैं वो दिखते हैं, ये बॉडी कहा जाता है। तो बेसिकली हम जो डिजाइनिंग करते हैं, मार्कअप करते हैं, तो वो वेब पेज का बॉडी के लिए करते हैं। इसलिए इस प्रोग्रामिंग, इस इन्वायरमेंट में भी आपको जो भी लिखना है वो बॉडी में लिखना है और वो बॉडी के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। अभी मैं देखिए आपको एक सिंपल सी चीज़ करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको सेव करके और लाइव करूँ, देखूँ कि ये कैसा दिखता है जो मैंने अभी पेज बनाया है, तो देखिए ये बिल्कुल ही खाली है, क्योंकि मैंने जो चेंजिंग की है या जो भी लिखा है वो बॉडी नहीं है, वो बॉडी खाली है मेरी अभी। इस कारण से बॉडी पूरा खाली आ रहा है। जैसे जैसे हम उसकी डिजाइनिंग करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें कंटेंट्स आते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके एक ज़रूरी जो शुरुआती टैग्स हैं, जिससे हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस कि हम ये सीख सकते हैं। कितना इजी है ये बात आप जान सकें। तो चलिए इसी को हम लोग कंटिन्यू देखते रहेंगे और फिलहाल क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े करके टैग्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला टैग मैं आपको बताना चाहूँगा
H1 टैग, H1, ये H1 टैग जो है, H का मतलब यहाँ पर हेडिंग है, 1 इसका इंडेक्स है कि पहली साइज़ का हेडिंग है, पहली साइज़ का हेडिंग है। हम इसमें लिख देते हैं हेडिंग 1, इसके बीच में लिखना है हेडिंग 1। मैं एक बार फिर से गौर से देख लीजिए इस चीज़ को, H1 खुला भी और H1 बंद भी हुआ। खुला कैसे? दो लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में किसी को लिखा जाता है तो वो एक टैग होता है, और जब उसको लेस देन ग्रेटर देन के साथ साथ ये स्लैश भी लगा दिया जाता है तो समझ लीजिए कि वो क्लोज हो गया। अब ये हेडिंग 1 हमारे सामने रेडी है। अब इसको सेव करके मैं जब देखूंगा तो देखिए ये हेडिंग 1 लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपके सामने ये एक बड़े टाइप का हेडिंग है। इसी तरह से H1 से लेकर के H6 तक के साइज़ के हेडिंग्स हुआ करते हैं, और इन हेडिंग्स को आप साइज़ वाइज देख लीजिए कि कौन कितना बड़ा है। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये हमारा H1 था, ये हमारा, अब मैं H2 करता हूँ, हेडिंग 2, और ऐसे ही करता हूँ H3 करता हूँ, हेडिंग 3, फिर मैं करूँगा हेडिंग 4। सिर्फ आपको साइज़ देखना है हर एक का गाइस। और अब करूँगा मैं, क्या क्या हो जाता है, अब क्या करूँगा मैं, पूरा हेडिंग लिख दिया मैंने, ओह गलती करी। H5 इसमें लिख देता हूँ हेडिंग 5, और लास्ट वन H6 ये है हेडिंग 6। बस सबके साइज़ में फ़र्क है, सबके साइज़ में फ़र्क है, और बाकी सबका काम वही है। क्योंकि किसी बड़े टाइटल की ज़रूरत पड़ती है, कभी छोटे हेडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आप देख लीजिए एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। H1 से शुरू हुआ है और एक एक करके H1 से H5 तक गया है, और आपके सामने अब जो आएगा वेब डॉक्यूमेंट, उसमें आप उसके साइज़ पे गौर कीजिएगा। आप देख रहे हैं जो हेडिंग 1 है वो सबसे बड़ा है, हेडिंग 2 उससे थोड़ा छोटा है, हेडिंग 3 फिर थोड़ा सा छोटा है। इसी तरह से करते करते हेडिंग 4 उससे छोटा, फिर हेडिंग 5 उससे थोड़ा छोटा, और हेडिंग 6 सबसे छोटा साइज़ में आ गया। बेसिकली H1 से लेके H6, H1, H2, H3, H4, H5 और H6 टैग्स जो कि ब्लॉक टैग्स हैं, यानी ओपन करने के साथ साथ क्लोज भी करना पड़ता है, तो उसको आप हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपने, उम्मीद है कि इतने छोटे से आसान से कोड को बड़े ही अच्छे से सीख लिया होगा। अब अगर सिर्फ हेडिंग दे तो क्या होगा, हमें तो हेडिंग के साथ साथ पैराग्राफ भी शामिल करने होते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन जब हम रखते हैं तो हेडिंग के साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है उसके लिए हेडिंग देनी पड़ती है, और उस इन्फॉर्मेशन है क्या, इसके लिए पैराग्राफ बनाने पड़ते हैं, टेक्स्ट के पैराग्राफ बनाने पड़ते हैं जो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। तो पैराग्राफ बनाने के लिए पूरा पैराग्राफ नहीं बल्कि P टैग होता है। ये देख लीजिए, P ओपन एंड P क्लोज, हियर इज P ओपन एंड हियर इज P क्लोज। अब इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो इस पैराग्राफ में डिस्प्ले होगा। ओके, अब आप देखिए एक यहाँ पर ये जो है एक पैराग्राफ हमारे सामने आया है। हम चाहें तो इसमें कितना लंबा भी टेक्स्ट रख सकते हैं, हालांकि हेडिंग की लिमिटेशंस हैं, उसे बहुत बड़ा रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक नाम होता है, टॉपिक होता है, हेडिंग होता है। लेकिन पैराग्राफ टेक्स्ट में हम चाहें तो कितने भी लंबे टेक्स्ट रख सकते हैं, एक साथ एक से अधिक पैराग्राफ्स को रख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको सजा सकते हैं, अपने पूरे डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। तो एक दूसरा भी P मैं बनाकर देखता हूँ, तो देखिएगा वो उसके नीचे आ जाएगा, दिस इज़ माई सेकेंड पैराग्राफ। अब देखिए उसके नीचे एक और पैराग्राफ बनकर आ गया, दिस इज़ माई सेकेंड पैराग्राफ। इसी प्रकार से P को ओपन किया, क्लोज किया। ओपन करना आप जानते ही हैं, ओपन करने का मतलब एक लेस देन देना है, P लिखना है, फिर एक ग्रेटर देन देना है, तो ये एक ओपन होगा। और ये हमारे IDE की खासियत है कि वो खुद ब खुद उसको क्लोज़ कर लेता है। जब हम ओपन लिखते हैं तो ये खुद ब खुद उसे क्लोज़ कर देता है।
अब आपको जो भी लिखना है वो इसके इधर नहीं लिखना है, ना इधर लिखना है, बल्कि इन दोनों के बीच में लिखना है। ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज़ ए न्यू पैराग्राफ। अब इसके बीच में मैंने लिखा, इसलिए ये नीचे एक पैराग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले होगा। तो आगे सामने आपके आ गया, ये देखिए एक अन्य पैराग्राफ आपके सामने आ चुका है अनऑर्डर्ड लिस्ट की। वो अनऑर्डर्ड लिस्ट को का मतलब है यूएल, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं यूएल, और यूएल के बीच में अभी देखिए ये कुछ आएगा नहीं, हमने लिखा है यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि बिना क्रम से सजाया हुआ एक लिस्ट हमें बनाना है। लेकिन आप में लिस्ट में क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं। जैसे आपने सामान का लिस्ट बनाया तो उसमें चावल हो सकता है, एक जितने आइटम्स आपको मार्केट से लाने वो सब आप एक लिस्ट में लिख लेते हैं। तो आपने जो वो कागज़ बनाया यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल टैग जो है अपने बीच में वो कागज़ है मान लीजिए, और उसमें जो आप लिख रहे हैं आइटम्स वो आपको लिस्ट में यानी LI में लिखना पड़ेगा। इस LI के बीच में मैं लिख देता हूँ राइस, मुझे जो सामान लाने हैं राइस, फिर मैं दूसरा सामान लिखता हूँ तो दूसरा ली लगाना होगा, यानी लिस्ट के जितने भी आइटम्स हैं उनको LI टैग के अंदर लिखना है। UL तो एक ब्लॉक टैग हो गया, उसके अंदर टैग के अंदर ही जब तक वो क्लोज ना हो उसके बीच में ही LI से हम आइटम्स को अलग कर सकते हैं। और मैं ले लेता हूँ रिफाइंड ऑयल, और फिर तीसरा मैं ले लेता हूँ कोल्ड ड्रिंक, और फिर ले लेता हूँ बिस्किट। क्या किया मैंने, अब गौर से देखिएगा इस चीज़ को, आप गौर से देखना है कि मैंने क्या किया है। आप गौर से देखेंगे मैंने जो इसे सेलेक्ट किया है, हाईलाइट किया है, एक यूएल लिया, उसे यूएल के अंदर में हमने आइटम्स लिखने चालू किए जो उस लिस्ट में होंगे, उस अनऑर्डर्ड लिस्ट में होंगे, और सबको अलग अलग LI के अंदर दिया, सारे आइटम्स को LI के अंदर दिया। तो ये एक देखिए हमारे सामने एक लिस्ट तैयार हुआ, जिसमें कि आगे में ये बुलेट, ये सर्कल बॉक्स आगे जो देख रहे हैं डॉट टाइप का जो सर्कल बॉक्स है ऑटोमेटिक बनकर आ रहा है। ये इंडिकेट करता है कि इसने एक लिस्ट बनाया है, और लिस्ट कैसा बनाया है, अनऑर्डर्ड यानी बिना नंबर के लिस्ट बनाया है। अनऑर्डर्ड का मतलब जिसको कि ऑर्डर करने यानी सजाने की ज़रूरत ना पड़े, यानी जिसको नंबरिंग करने की ज़रूरत ना पड़ी उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर उसने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए लिख देता हूँ दिस इज़ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी बाउट। तो वहाँ ऊपर में थोड़ा लिखा हुआ आ जाएगा, देखिए आ गया दिस इज़ द लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी बाउट। ये मैंने ऊपर लिखा था, लेकिन इसमें कोई बुलेट नहीं आया क्योंकि मैंने इसे LI के अंदर नहीं दिया था, ऐसे ही दिया था। अब जिसे मैंने LI के अंदर जिसे लिख दूंगा, अब वो एक आइटम की तरह इस तरह से बुलेट के साथ, एक मार्किंग के साथ आता जाएगा। अगर मैं इसमें एक आइटम बढ़ा दूं, एक बार फिर से ली लिख करके उसके बीच में कोई और आइटम बढ़ा दूं, क्या बढ़ाऊं, मैं पेन लिख देता हूं, पेन बढ़ा दूं तो देखिए एक और आइटम आया जिसके आगे लिस्ट का आइटम आया, वो पेन है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस बार एक आइटम लेता हूँ जिसमें मैं LI का यूज़ नहीं करूँगा और इसमें कोई चीज़ डालने की कोशिश करता हूँ, एंड मैनी मोर, देखता हूँ क्या होता है। देखिए ये बाकी सब के जैसा नहीं आया क्योंकि हमने इसे LI के अंदर यानी कि लिस्ट के अंदर शामिल नहीं किया था। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो आप बना सकते हैं, जहाँ पर आपको मान लिया कुछ किसी ऐसे डॉक्यूमेंट या वेब पेज पर कुछ ऐसा कुछ देना है जिसमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ कुछ चीज़ें हैं, आपकी लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप ये अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा इसी तरीके से आप एक ऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। वो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको लिखना है OL, इसे ओपन और क्लोज के बीच में फिर से उसी प्रकार से
LI जितना में आप यूज़ करेंगे, पहले लिख देते हैं दिस इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट। अब LI के अंदर जो लिखेंगे वो एक नंबरिंग के अंदर आएगा। बुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। देखिए इसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट आया, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको देखो, ये जो डॉक्यूमेंट आया इसमें जो मैंने LI के अंदर नहीं डाला था उसे कोई नंबरिंग नहीं दिया गया, कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, कोई सजावट नहीं दी गई। लेकिन जो मैंने LI के अंदर लिखा था उसे ऑर्डर किया गया, यानी कि नंबर दिया गया, नंबर दे करके ऑर्डर किया गया, उसको सजाया गया। यही है ऑर्डर्ड लिस्ट। ये था अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। दोनों को बनाने का तरीका सेम है, बस एक जगह UL लिखते हैं और एक जगह OL लिखते हैं। तरीका दोनों का सेम है। एक बार फिर से आप देख लें, यहाँ पर आप UL लिखेंगे तो इस प्रकार से ये इस तरह के लिस्ट आएंगे आपके पास, जिसमें कोई नंबरिंग नहीं होगी, बल्कि ये इस तरह का सर्कल या डॉट होगा जो अलग अलग करेगा सारे आइटम्स को। लेकिन जब यहाँ पर आप UL के जगह OL लिख देंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये इस प्रकार से आएगा नंबरिंग के साथ, आइटम सारे नंबर में होंगे। उसके बाद आपको सारे आइटम्स जो लिखने हैं वो LI के क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में लिखने हैं, ताकि सारे आइटम्स डिफरेंट हो सकें, अलग अलग हो सकें, यूनिक हो सकें। तो इतना इजी है ये लैंग्वेज, जो आप कोई भी बच्चा इसको सीख सकता है। जो समझ सकता है, लिखने जान सकता है, वो इसको समझ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर नहीं है जो आपको ना कर सके, ना आपसे हो सके, ऐसा कोई इसका सिंटैक्स नहीं है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसको आपको बार बार रिपीट करना होता है। इसके साथ आज मैं आपको टैग्स शुरू किया हूँ बस आपको एक बात बताने के लिए, सिर्फ आपको ये चीज़ समझाने के लिए कि ये कितनी इजी लैंग्वेज है। आप सामने लाइव देख सकें और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके कि ये कितनी इजी चीज़ है और इसे कोई भी सीख सकता है। बट क्रिएटिविटी और सीखने की ललक अपने अंदर होनी चाहिए। और इसका फ़ायदा एक ये भी है कि आपने एक लाइन का कोड लिखा और वो उसी वक्त आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है, यानी उसका रिज़ल्ट आपके सामने उसी वक्त आ जाता है। इसको देख करके रिज़ल्ट अगर आपका आ जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आप भी इसको सीख सकते हैं। आपने इसको सीख लिया है, आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि आपने उसे यूज़ करना सीख लिया है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें हम चाहें तो डिफरेंट टाइप का डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। अभी आप देख लीजिए कि ये आपके सामने ये जो पेज है वो कितना भी बेसिक लग रहा है, बहुत ही बेसिक लग रहा है। अगर इसको चाहें तो स्टाइल किया जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा नहीं, ना भी सिखाऊंगा, बस आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि इसको क्या क्या किया जा सकता है। आप सीखिएगा नहीं, बस अभी देखिए, कॉन्फिडेंस बनाइए कि इसको क्या क्या किया जा सकता है। देखिए थोड़ी सी स्टाइलिंग इसकी हो गई है। इसी तरह से और भी इसकी स्टाइलिंग की जा सकती है। मैं धीरे धीरे आपको इसके स्टाइलिंग को बताऊंगा और आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार से इसकी स्टाइलिंग की जा सकती है। जैसे जैसे किया जाए तो इसकी स्टाइलिंग की जा सकती है। इसकी स्टाइलिंग की जा सकती है और आपको उसका रिजल्ट स्टाइलिंग का देखने लगेगा।
और आपका कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। ये देख लीजिए, इसी तरह से इसको डिफरेंट अपने क्रिएटिविटी के अनुसार जितना आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको स्टाइल करके और भी देखने लायक बनाया जा सकता है, आकर्षक बनाया जा सकता है, जिससे आपके जो क्लाइंट होंगे या जो इस वेबसाइट का व्यूअर होगा वो आकर्षित होगा। आप आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना समझाना चाहा कि ये HTML क्या है, इसे कैसे कोड करते हैं, कहाँ कोड करते हैं और इसका रिज़ल्ट कैसे देख सकते हैं और ये कितना आसान है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये HTML बहुत ही आसान और यूज़फुल लैंग्वेज है और इसे कोई भी बड़ी आसानी से धीरे धीरे करके सीख सकता है और इसका वाइजली प्रयोग करके एक सुंदर और उपयोगी वेब पेज बना सकता है और वो चाहे तो इसे इंटरनेट पर भी एयर कर सकता है, होस्ट कर सकता है, ताकि पूरी दुनिया में उसे इंटरनेट के माध्यम से देखा जा सकेगा। तो आज हमने इतना ही सीखना है और नेक्स्ट वीडियो में हम एकदम बेसिक से HTML के हर टैग के डिटेल को समझने का प्रयास करेंगे। एक एक दो दो टैग की एक छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम सारे टैग्स को समझेंगे। तो आज ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि हम आपके उपयोग की ढेर सारी अच्छी अच्छी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस लाते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी यूज़ की काम की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं और फिर से मिलते हैं एक नए उत्साह, एक नए जोश के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी को अपने सफल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।